हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है KNC 501 एंड KNC 601 और ये बीटेक के थर्ड ईयर में चलता है और ये सभी ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो आज हम ये नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग, जिसका ये यूनिट 1 का पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से समझते क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसका जो पूरा कोर्स है मेरा उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 8, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। Emergency provisions. So, a state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during certain crisis situation. So, emergency का मतलब क्या है? Emergency हम सबको पता है कि कोई भी ऐसी situation जो कि crisis वाली है, जिसमें कोई परेशानी है। ठीक है, मतलब emergently या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले तो वहाँ पर भी इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं। नॉर्मल वार्ड तो अलग हो गया, लेकिन अगर किसी जो भी पेशेंट है उसकी तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई है तो उसको हम लोग कहाँ भर्ती कर सकते हैं? उसको हम लोग इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजन एक इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ऐसी स्टेट है जो कि कौन डिक्लेयर करता है या फिर कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसको हम लोग क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं। Under the advice of Cabinet of the Minister, the President can overrule many provisions of the Constitution which guarantee fundamental right to the citizen of India. The emergency provisions, अब ये कहाँ पर होते हैं सारे emergency provision Constitution के अंदर? The emergency provisions are contained in part, कौन सा पार्ट है ये? 18 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो भी पार्ट है मेरे जिसमें हम बता रहे हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में कि जब क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी तो सारे जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो मेरे पार्ट 18 में कवर होते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 352 से 360 तक सारे इमरजेंसी प्रोविजंस को बताया गया है। These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. और ये जो provisions होते हैं ये क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्या करते हैं? कोई भी abnormal situation को कैसे डील करना है, कैसे उसको फेस करना है, वो पावर बेसिकली देती है कि कैसे हम उस सिचुएशन को सही से डील कर सकते हैं, कि अगर बाय चांस कहीं पर इमरजेंसी आ जाए तो उस केस में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारे प्रोविजन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। ठीक, अब the second, the rationality behind the incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. और इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली अगर डिक्लेयर है या फिर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है तो इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की सॉवरेनिटी या फिर यूनिटी, उसकी इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को हम कैसे वहां पर सेफगार्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब है कितनी तरह की मेरी इमरजेंसी होती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो 3 तरह की मेरी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। सबसे पहले आता है मेरा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, तीसरा है मेरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं कि ये तीनों इमरजेंसी क्या क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है मेरा नेशनल इमरजेंसी। सो द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी सभी इमरजेंसी को जो कि किससे रिलेटेड है, कि पर्टिकुलर अगर सपोज करो कि कहीं पर वॉर की स्थिति आ गई है, पर्टिकुलर कंट्री ने दूसरी कंट्री पे बेसिकली लड़ाई को डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, कहीं बाहर से कोई लड़ाई हो सकती है। तीसरा आर्म्ड रेबिलियन, तो आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू भी अगर बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हो कि कहीं पर भी अगर कंट्री की वेल बींग को खतरा है, कहीं पर भी वॉर की चांसेस है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब हम नहीं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। और उसको हम कैसे बनाते हैं? अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का इनडायरेक्ट मतलब है कि वो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी बेसिकली प्रोक्लेम की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू।
अब है ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। सो अंडर आर्टिकल 352, तो 352 से 360 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन बताए गए हैं। तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना। नेशनल इमरजेंसी का अगर क्वेश्चन आता है कि या तो वॉर की कंडीशन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो, इन तीनों केसेस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। और ये आर्टिकल 352 के अंदर आता है। मतलब कहीं पर भी अगर पर्टिकुलर इंडिया, मतलब जो कंट्री है, इंडिया है, उसकी कहीं पर सिक्योरिटी को कहीं थ्रेट होता है, कहीं नुकसान हो सकता है, या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट थ्रेटेंड है और वो इन तीनों चीजों से थ्रेटेंड हो सकता है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती है। अब है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल occurrence ऑफ वॉर और आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है, वॉर होने लगा है, तब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, या फिर प्रेसिडेंट के पास वो भी राइट है कि ये वॉर जब डिक्लेयर हुआ है उससे पहले भी उसको अगर कोई भी अंदेशा लग रहा है कि हाँ वॉर के चांसेस हैं, वॉर हो सकता है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। When a national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. On the other hand, when it is declared on the grounds of armed rebellion, it is known as internal emergency. देखो, एक्सटर्नल इमरजेंसी का क्या मतलब हुआ। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब हुआ कि ऐसी सारी इमरजेंसी या फिर ऐसी सारी सिचुएशन जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है कुछ ऐसी चीजों की वजह से जो कि इंडिया के बाहर से है। मतलब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे वॉर किया, मतलब अगर इंडिया पे किसी ने वॉर किया, ठीक है, किसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को थ्रेट है किसी बाहर वाले देश से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन किसी बाहर वाली कंट्री से। लेकिन उसी तरह से जो आर्म्ड रेबेलियन है वो इंडिया के अंदर ही होता है। मतलब इंडिया के अंदर जो आर्म फोर्सेज हैं वहां पर अगर लड़ाई का या फिर वहां पर वॉर की चांसेस हो गए तो वो इंटरनल इमरजेंसी होगी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। और इंडिया के बाहर से अगर इंडिया को थ्रेट है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई। ठीक, अब आता है कि इस इमरजेंसी में पार्लियामेंट्री अप्रूवल और कैसे इसका ड्यूरेशन रहता है। ठीक, सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मैंने बताया था कि यहाँ पर इमरजेंसी को हम प्रोक्लेम करते हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो जब ये इमरजेंसी का इशू कर दिया गया है, मतलब कि जो भी मेरी नेशनल इमरजेंसी है उसको क्या करा गया, उसको इशू कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर भी था कि नेशनल इमरजेंसी में जो भी मेरा प्रेसिडेंट होगा वो उसको डिक्लेयर करेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर ये इमरजेंसी, जब ये डेट ऑफ इशू इसको हो गया है, मतलब ये इमरजेंसी इशू कर दी गई है, उससे 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ही क्या होगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द रेजोल्यूशन takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक हमने क्या समझा कि अगर हमें अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो जिस डेट पे वो इशू करी गई है उसके 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी कि हाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अगर बाई चांस जो भी पार्लियामेंट है उसका जो लोकसभा वाला हाउस है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होता रहता है हर 5 साल में, बाई चांस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, सपोज करो, और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई है उस केस में क्या होगा कि अब एक ही हाउस बचा है, राज्यसभा, दूसरा हाउस तो है नहीं, तो उस केस में जब तक मेरी लोकसभा नहीं बन जाती है, तो अगर फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा हो गई है तो उससे 30 दिन, मतलब अगर आज मेरी लोकसभा बनी तो और आज उसकी फर्स्ट मीटिंग है तो 30 दिन तक टाइम रहेगा कि उस वो जो मेरा डेट ऑफ इशू होगा मेरे नेशनल इमरजेंसी का उसको अप्रूव करने का। और ये तभी हो सकता है जब मेरे राज्यसभा ने उस पर्टिकुलर को अप्रूव कर दिया हो, उस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया हो। ठीक है, अब है इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस ने उसको अप्रूव कर दिया है, द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। तो अगर दोनों हाउसेस ने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है, मतलब लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया है और राज्यसभा ने भी, तो ये जो इमरजेंसी है ये 6 महीने तक चलती रहती है कंटिन्यूसली, and can be extended to an indefinite period within an approval of parliament for every 6 month। तो ये ऐसे अगर डिफॉल्ट केस की बात करें तो ये 6 महीने तक चलेगी, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये बढ़ सकती है। और इसमें क्या होगा कि हर 6 महीने बाद जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल जरूरी होगा। ठीक है,
Every resolution approving the proclamation of emergency or is continuous must be passed by either House of Parliament by a special majority। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इमरजेंसी है ये कंटिन्यूसली चलती रहे या फिर इसका प्रोक्लेमेशन है, यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली, वहां पर हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगी। ठीक है, अब इस नेशनल इमरजेंसी से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे वो देखते हैं। सो अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरी से हमने इसको ग्रुप किया है कि कैसे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो उस केस में अगर पर्टिकुलर कंट्री है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो हमें देखा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। तो अगर ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। So while a proclamation of emergency is in force, the normal fabric of central state relation undergoes a basic change. This can be studied under 3 heads। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी अगर प्रोक्लेमेशन, अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया है तो उस केस में सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक छोटा सा बेसिक चेंज आएगा। अब उस चेंज को हमने 3 हेड्स में क्लासीफाई किया है, बेसिकली 3 मैटर्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव। तो सेंटर बिकम्स इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर। तो यह तो हमें पता ही है कि एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, ये हमने उसमें भी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, कि एग्जीक्यूटिव में क्या होगा कि जो भी मेरा सेंटर है वो उसके पास ये पावर होगी कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सके, मतलब जितने भी मैटर्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टेट को। ठीक है, फिर है मेरा लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में क्या होगा, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो इस केस में क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास वो पावर होगी कि वो लॉज को बना सके, मतलब वो लॉ को बना सके जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, The laws on state subjects by the parliament become inoperative 6 months after the emergency has ceased to be in operation। और पार्लियामेंट ने, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए, ठीक है, और 6 महीने के बाद ये नेशनल इमरजेंसी क्या हुई कि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो ये जो लॉज होंगे इनका भी वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल। सो द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और अगर नेशनल इमरजेंसी हो गई है तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास वो पावर होगी कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है रेवेन्यू का, सेंटर और स्टेट को वो उसको मॉडिफाई कर सके, उसको चेंज कर सके। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज आएगा, एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव और एक फाइनेंशियल। तो ये था मेरा पूरा नेशनल इमरजेंसी का। दूसरी इमरजेंसी है मेरी प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है। तो इसके साथ कौन आर्टिकल डील करता है, याद रखना आर्टिकल 355। ठीक है, Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो आर्टिकल 355 ये बताता है कि मेरी जो भी गवर्नमेंट है, हर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वहां पर गवर्नमेंट ऐसे काम करनी चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in a state. This is popularly known as President Rule। और अगर ये जो, तो बेसिकली क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल कर दी गई है, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, सो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन मतलब ये कैसे लगेगा, तो द प्रेसिडेंट रूलर कैन प्रोक्लेम अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। तो 2 ग्राउंड पे ये इमरजेंसी लग सकती है प्रेसिडेंट रूल, जो कि है आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with provision of constitution। तो जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, बेसिकली याद रखना कि प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ पर कीवर्ड ये चीज है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगा तब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक,
अब ये दो ग्राउंड्स पे लग सकता है, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पहला केस क्या होगा, आर्टिकल 356 के हिसाब से पहला केस ये होगा कि प्रेसिडेंट को वो पावर मिली होगी इस जो भी प्रेसिडेंट रूल है इसको प्रोक्लेम करने की, अगर वो फुली सेटिस्फाइड है कि जो भी गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो अपना जो काम कर रही है, अपना जो भी वर्क कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाके काम कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है। दूसरा है मेरा आर्टिकल 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effects to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई स्टेट है पर्टिकुलर, मैंने बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करती है कि जो स्टेट है वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है या फिर वो सेंटर का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो भी मेरा प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक, तो दो यहाँ पर केसेस हो गए। एक केस हो गया कि जो भी मेरी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपना काम जो है जो वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर पा रही है, और दूसरा हो गया कि जो स्टेट है वो फेल कर जा रही है जो भी मेरे सेंटर से डायरेक्शन आ रहे हैं उसको फॉलो करने में। ठीक, तो इन दो केसेस में मेरा प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर आता है इसका भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। सो अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो जैसे वहां पर 1 month था, यहाँ पर दोनों हाउसेज का मुझे अप्रूवल चाहिए 2 month में जब तक वो इशू किया गया है। However, if the proclamation of president rule is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution provided the Rajya Sabha। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे वहां पर क्या था, वहां पर हमें 1 महीने का टाइम मिला हुआ था। ठीक, अगर 1 महीने में क्या हुआ कि मेरी लोकसभा वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो जब तक मेरी लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है उसके 30 दिन तक ये जो बिल है मेरा, बेसिकली ये जो इमरजेंसी है, इसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, और तब तक क्या होना चाहिए, तब तक राज्यसभा इसको अप्रूव कर दी जानी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम है, 2 months का टाइम है। अगर उन 2 महीनों में लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो जब तक मेरी लोकसभा फॉर्म होगी और जब मेरी लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी तो उससे 30 डेज में क्या है, मुझे इसका क्या मिल जाना चाहिए, मुझे इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और उतने टाइम के बीच में राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर देना चाहिए, तभी इसको अप्रूवल मिलेगा। ठीक, तो ये सिमिलर था जैसे मेरा नेशनल इमरजेंसी के केस में था, बस वहां पर 1 month था, यहाँ पर मेरा 2 month है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सो द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट। तो अब क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल का मतलब है प्रेसिडेंट का राज। ठीक, तो प्रेसिडेंट रूल जब डिक्लेयर हो जाएगा तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएंगी, जैसे कि he can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। तो जो भी पर्टिकुलर स्टेट पे जहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पावर होंगी, प्रेसिडेंट के पास वो ऑप्शन होगा कि उनकी पावर को ले लेना। अब हो सकता है कि वो गवर्नर हो या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं स्टेट से रिलेटेड, उनकी पावर को लेने की जो पावर है वो मेरी प्रेसिडेंट के पास होगी। नेक्स्ट है मेरा ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होगा, जो भी स्टेट लेजिस्लेटर की पावर होंगी वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाएंगी। फिर he can take all other necessary step including the suspension of constitutional provisions related to any body or authority in the state। इसके साथ साथ वहां पर क्या होगा कि वो सस्पेंड कर देगा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस स्टेट के अथॉरिटी से रिलेटेड। तो ये सारे मेरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरे प्रेसिडेंट रूल के, जो कि प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स आ जाती हैं। लास्ट मेरी जो इमरजेंसी आती है वो आती है मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड होगा इस इमरजेंसी में। सो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, आर्टिकल 360 इससे डील करता है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सैटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजिंग ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि अगर नेशन की जो सिक्योरिटी थी उसको थ्रेट था तो नेशनल इमरजेंसी को हम लोग प्रोक्लेम कर देते थे। उसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी को कब प्रोक्लेम करेंगे, जब पर्टिकुलर नेशन की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर उसकी जो बोल सकते हो जो पैसे रिलेटेड जो उसका इकोनॉमी है बेसिकली बोल सकते हैं, वो अगर थ्रेटेंड हो जाती है तो वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरा प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा।
पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होगा? अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। तो मेरे प्रेसिडेंट रूल की तरह ही यहाँ पर भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए और 2 months का मुझे टाइम मिलता है। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम व्हेन लोक सभा हैज बीन डिसॉल्व्ड or the dissolution of Lok Sabha placed during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Raj Sabha has in the meantime approved it. Once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues। ठीक है, देखो इसमें क्या था, जैसे कि मेरी जो नेशनल इमरजेंसी थी वो 6 month तक चलती थी, ठीक, वही चीज यहाँ पर समझाई गई है जैसे था कि जो मैंने पहले 2 में बताया था वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर बाई चांस लोकसभा अगर डिसॉल्व कर दी गई है तो लोकसभा की जब तक फर्स्ट मीटिंग होगी उसके 30 days में मुझे इसका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो वहां पर क्या था 6 month तक था और ये इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते थे पार्लियामेंट के अप्रूवल से हर 6 महीने में। उसी तरह से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलती रहती है जब तक वो प्रेसिडेंट खुद नहीं खत्म कर देता या फिर खुद नहीं रिवोक कर देता। रिवोक मतलब खत्म करना होता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रहेगी जब तक मेरा प्रेसिडेंट नहीं बोल देता कि हाँ अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की या पर्टिकुलर नेशन की वो अब सही है, उसको कोई भी तरह का थ्रेट नहीं है, तब तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती रहती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ओवर फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाती है यूनियन गवर्नमेंट को सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो कि स्टेट के हैं उस पर। दूसरा है रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट। यहाँ पर जो भी स्टेट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्टेट को सर्व कर रहे हैं, उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस में रिडक्शन हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया है या फिर नेशन है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थ्रेट है। नेक्स्ट है मेरा रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास विद द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो अगर लेजिस्लेचर जो है पर्टिकुलर स्टेट का अगर उसने पास कर दिया है पर्टिकुलर मनी बिल को तो प्रेसिडेंट का वहां पर रहता है कि प्रेसिडेंट को भी उसको पास करना पड़ेगा या फिर उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर है डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर होगी कि वो डायरेक्ट कर सके कि किसकी सैलरी पे रिडक्शन करना है, या तो सारे मेंबर्स होंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट के मेंबर्स हैं, यहाँ पे स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर सैलरीज का रिडक्शन होगा। उसी तरह से यूनियन में जितने लोग काम कर रहे हैं हो सकता है कि उनकी भी सैलरीज जो है वहां पर रिडक्शन करना पड़े, उनके अलाउंसेस में रिडक्शन करना पड़े। एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसी के साथ साथ यूनियन के जो पर्सन हैं वो तो हैं ही, स्टेट गवर्नमेंट के जो है उनकी भी सैलरीज का रिडक्शन है। उसके साथ साथ जो भी जजेस होंगे मेरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हो सकता है कि उनकी भी जो सैलरीज है, उनकी भी जो अलाउंसेस हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में कम हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इमरजेंसी प्रोविजन समझ में आ गए होंगे, आई होप कि उसमें 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं और उसके आर्टिकल्स और कैसे वो इफेक्ट करता है वो आप लोग पढ़ लेना। अब आता है छोटा सा टॉपिक जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेस पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब खुद की गवर्नमेंट, ठीक है, और लोकल का मतलब है कि लोकल लेवल पे। इसका मतलब है कि पंचायत, हम लोग को पता होगा कि गाँव में भी अभी भी पंचायती राज सिस्टम है, कहीं पर पंचायत सेटअप होती है जहां पर सरपंच होते हैं, ठीक है, और वहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं विलेज के लेवल पे वो पंचायत सॉल्व करती है। तो ये क्या हो गया कि विलेज के लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई जिसको हम लोग सेल्फ गवर्नेंस बोल रहे हैं, ठीक। और वहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है? वो है पंचायत, जो कि लोकल लेवल पे मतलब हर एक गांव की अपना एक पंचायत होगी। However, giving due consideration to the federal structure of India's polity, most of the financial power and authority to be endowed on panchayat have been left at the discretion of concerned state legislature. Local government in India refers to governmental jurisdiction below the level of the state. तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर कौन सी लेवल होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगी एक लेवल नीचे, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होगी। तो लोकल गवर्नमेंट कौन हो गई? लोकल गवर्नमेंट मेरी हो गई स्टेट के एक लेवल नीचे, जो कि क्या है? जो कि है मेरी पंचायत। अब यहाँ पर वही चीज लिखी है कि इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक विद 3 स्पेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेवल ऊपर हो गई, उसके नीचे हो गई मेरी स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हो गई मेरी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। The 73rd and 74th constitutional amendment give recognition and protection to local government
एंड इन एडिशन ईच स्टेट हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वहां पर ये जो पंचायत थी, ये जो लोकल गवर्नमेंट थी, इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करके इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी और बोला गया था कि हर एक स्टेट के अंदर अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिंस 1992 लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टेक्स प्लेस इन टू वेरी डिस्टेंट फॉर्म। तो 1992 से दो फॉर्म में इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है। Urban localities covered in the 74th Amendment to Constitution have Nagar Palika but derive their power from the individual state government, while the power of the localities have been formalized under the पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट्स बेसिकली होती है, दो तरह की पार्ट्स बोल सकते हो। एक है मेरी नगर पालिका, दूसरी है मेरी पंचायती राज सिस्टम अंडर द 73rd Amendment to the Constitution for the history of traditional local government in India and South Asia। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे मतलब कि क्या है कि अभी के लिए समझ लो कि एक नगर पालिका है, एक पंचायती राज सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट अभी के लिए समझो कि लोकल गवर्नमेंट कौन है, पंचायती राज है, जिसको हम पंचायत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि द पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 टायर सिस्टम। अभी 3 टायर सिस्टम क्यों है, इसको क्यों बोलते हैं हम समझते हैं। 3 टायर का मतलब क्या होता है, 3 टायर का मतलब होता है 3 लेवल पे। एक होता है विच इलेक्टेड बॉडीज आर द, तब देखो 3 लेवल कौन से हैं, एक है विलेज लेवल, एक तालुक लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल पे क्या होगी, विलेज लेवल की जो मेरी होती है, मतलब 3 यहाँ पर लेवल बने हुए हैं। पंचायती राज 3 लेवल का सिस्टम है। ठीक है, अब वो लेवल्स कौन से हैं, एक है मेरा विलेज लेवल, एक है मेरा तालुक लेवल और एक क्या है मेरा, एक है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर मेरे 3 लेवल बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल हो गए। विलेज लेवल का एक लेवल हो गया, एक हो गया मेरा तालुक लेवल जिसको हम मंडुका भी कहते हैं, और एक होता है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, तालुक लेवल को हम लोग पंचायत समिति कहते हैं और विलेज लेवल को हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। लेकिन अभी ये जो पंचायती राज सिस्टम है, अभी के लिए समझ लो कि ये 3 लेवल में क्लासीफाई है। ठीक है, द मॉडर्न सिस्टम इज बेस्ड इन पार्ट ऑफ ऑन ट्रेडिशनल पंचायती राज पंचायत गवर्नमेंट्स इन पार्ट ऑफ द विजन ऑफ। और ये जो पंचायती राज सिस्टम था, जब हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स भी पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि जो पंचायत का जो आइडिया था वो किसका विजन था, वो महात्मा गांधी जी का विजन था। एंड इन द पार्ट बाय वर्क ऑफ वेरियस कमिटीज टू हार्मोनाइज द हाईली सेंट्रलाइज्ड इंडियन गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिग्री ऑफ local autonomy. So the result was intended to create greater participation in local government by people and more effective implementation of rural development program. तो ये local government इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी लोग हैं, जो भी रूरल लोग हैं, जो भी people वहाँ रहते हैं, उनका अच्छे से participation हो पाए, जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी से उसमें participate कर पाए। उसी के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम्स की जो गवर्नमेंट है ये ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे जो कि रूरल पीपल के डेवलपमेंट पर्पज के लिए हो। ठीक, अब जो मैं बता रही थी वहां पर यही लिखा हुआ है, ऑल्दो एज ऑफ 2015 implementation of all of India is not complete. The intention is for there to be a gram panchayat for each level or group of villages, a tehsil level and a zilla parishad at the district level. रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम PRI भी बोलते हैं। तो जब आप लोग अपने 4th ईयर में आओगे तब आप लोग रूरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पर आप लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इतना समझ लो कि पंचायती राज सिस्टम होता है जो कि 3 टायर सिस्टम है, मतलब इसमें 3 लेवल्स होंगे, एक विलेज लेवल, एक तहसील लेवल या फिर तालुका या फिर मंडुका लेवल, और एक आता है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो विलेज लेवल की पंचायत होती है उसको हम लोग जिला पंचायत कहते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर विलेज पे काम करती है। जो मंडल या फिर जो भी मैंने बताया कि मंडल या तालुका पंचायत होती है उसको हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं, यहाँ पर पंचायत समिति चाहो तो लिख सकते हो। और आता है मेरा ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। देखो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत है विलेज लेवल की पंचायत। ठीक है, तो विलेज लेवल की पंचायत को हम लोग ग्राम कहते हैं। ग्राम का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब होता है गांव, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो विलेज। तो ग्राम पंचायत का मतलब है कि एक विलेज या फिर एक विलेज का समूह या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेज, तो उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। और वहां पर जो पंचायत उस लेवल पे काम करती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लेवल मेरा ये हो गया। दूसरा लेवल है मेरा मंडल और तालुका लेवल। तो जो एक तहसील होती है विलेजेस में, जो एक पर्टिकुलर तहसील होती है, अगर उस लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसको मंडल या फिर तालुका पंचायत बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जिला पंचायत या फिर जिला परिषद भी बोलते हैं पंचायत के उसमें।
तो इसके साथ साथ मेरा पूरा पंचायती सिस्टम भी खत्म होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। आई होप आप लोग को ये यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे यूनिट 2 में।